बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आप सबको। रूंगटा इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक, कार्यकर्ता, टीम और सबसे ज्यादा जरूरी जो यहाँ पर विद्यार्थी हैं, आप सबको मैं लद्दाख की तरफ से, लद्दाख के पहाड़ों से बहुत बहुत अभिनंदन लेके आया हूँ। ग्रीटिंग्स। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आप लोग इतने सारे युवाओं से मिलके। और मुझे आज आपके 25वें साल या 25वें बैच का जो जश्न है उसमें शरीक होने का, सहभागी होने का अवसर मिला, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। और ये दिन मुझे पीछे ले जा रहा है अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले साल में, जब मैं भी आप लोगों की तरह ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आया था और जिसे कहते हैं अंग्रेजी में ब्राइट आईज एंड बुशी टेल्स के साथ। हाँ, बहुत बहुत आंखों में उत्सुकता, दिल में खुशी, उमंग, थोड़ी थोड़ी एंजाइटी भी कि कैसा हो ये सफर। तो आप सभी को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ इस फील्ड में, इस शोबे में, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, जिन शोबों से आप जुड़े हैं। मैं इंजीनियरिंग को एक रोजगार का साधन नहीं मानता हूँ। इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट मूलतः प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, जो समस्याओं का समाधान करते हैं। सबसे पहले आप प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, फिर उससे आपकी रोजी चले तो बहुत अच्छी, बल्कि बहुत अच्छी चले, उसमें कोई हर्ज नहीं। मगर सिर्फ रोजी ही चले और समस्याएं कोई समाधान ना हो, यह समस्या पहले से भी ज्यादा और आप पैदा करें, तो फिर थोड़ी दुर्भाग्य की बात है। आजकल मैं बहुत बार देखता हूं, बहुत सारे इंजीनियर्स समस्याएं सुलझाने से पहले से ज्यादा पैदा करने में लगे रहते हैं, जिन समस्याओं को फिर सदियां लग जाती हैं सुलझाने में, पुष्ट लग जाते हैं सुलझाने में। जैसे आपको मालूम होगा, ये जो जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये भी इन्हीं इंजीनियर्स की देन है, जिसे सुलझाने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी। तो मैं चाहता हूं कि जो लकीर आप उसके समाधान के तरफ हो, ना कि उलझन की तरफ, आप सुलझन की तरफ हो। तो मैं ये चाहूंगा कि अगले 4 सालों में, 4 साल का आपका कोर्स होगा, तो आप बहुत बहुत ज्ञान अर्जित करें, अनुभव अर्जित करें। सबसे ज्यादा जरूरी अनुभव है। और निकल पड़े दुनिया की समस्याओं का समाधान करने। दुनिया जब कहें तो सिर्फ न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को की समस्याएं सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि मैं तो उन्हें फेलियर मानता हूं जो भारत छोड़ के सिलिकॉन वैली में समस्याएं सुलझाने जाते हैं, जहां समस्याएं ज्यादा हैं भी नहीं। मैं गर्व करूंगा आप पर अगर आप ज्ञान अर्जित करें, जहां से भी, वो रायपुर से करें, न्यूयॉर्क से करें, लंदन से करें, बीजिंग से करें, मगर वापस आके अपने देश को बेहतर बनाएं, कल के देश से, और अपने राज्य को, और सबसे ज्यादा अपने गांव को। जिस इंजीनियर का या जिस इंटेलेक्चुअल का अपना गांव बर्बाद रह जाए, पिछड़ा रह जाए, अंधकार में रह जाए, वो कोई बड़ा विज्ञ नहीं कहा जाएगा। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे, अपने राज्य से, अपने जिले से, अंचल से, गांव से और परिवार से भी, और सबके साथ आपका भी हो विकास। ठीक है। तो ये कहते हुए मैं ये देख रहा हूं आजकल की इंजीनियरिंग की जब बात आती है तो हर कोई इंजीनियर बनना चाहता है। ये भारत की एक बहुत बड़ी क्या कहना बीमारी है
कि सबको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या सिविल सर्विसेज करना है। इतने करोड़ लोग 3 ही या 4 ही शोबों में कैसे समा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो मुझे तो उम्मीद है या मेरी प्रार्थना है कि आप में से सभी आए हैं इधर क्योंकि आप मोहब्बत करते हैं इंजीनियरिंग से, सॉल्यूशन से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से। तो आप जो चाहते हैं वो पाए हैं आज, मैं ये उम्मीद करता हूं। मगर ऐसा बहुत बार होता नहीं है। आप किसी हालात के वजह से भी आए हो सकते हैं, क्योंकि आपके घर में, परिवार में बेटा इंजीनियर बनना है, तो आप चाहे ना चाहें आपको धकेल के भेज दिया गया, ऐसा भी हो सकता है। उम्मीद करूंगा ऐसा नहीं है। आप दिल से इसी की खोज में आए हैं। जैसे मैंने कहा, मैं इसी तरह अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले हफ्ते को याद कर रहा हूँ, बहुत ही उमंग के साथ जब मैं आया था इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो दो हालात हैं जिसमें आदमी खुश रह सकता है, वरना दुखी भी रहेगा। तो इसमें मैं आपको, आप किस में पढ़ते हैं, पूछना चाहूंगा। थैंक यू जी। सबसे जरूरी है कि आप खुश रहें, आप उत्साह आपकी बनी रहे। तो वो दो हालात हैं जिसमें उत्साह बनी रहती है, खुशी मिलती है जीवन में जो कर रहे हैं उसमें। तो आप किस में हैं, ये सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा। पहला है, जिसे आप चाहते थे वही आपने पाया। यू गॉट व्हाट यू लव्ड। जो कि आपने, अगर इंजीनियरिंग या जिन जिन शोबों में आप आए हैं वही आप चाहते थे और वही आपने पाया है, तो आपको बधाई है। सबसे अच्छा तरीका है खुश रहने का। तो कितने कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करेंगे, जिन्होंने जो चाहा वही पाया? गुड, थैंक यू। बहुत हैं, बहुत नहीं भी होंगे। जीवन की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप चाहते तो नहीं थे मगर आए हैं। तो फिर दूसरा हालत है जिसमें भी आप खुश हो सकते हैं। तो इसमें जरूर पढ़िएगा, इन दो खानों में से इसमें जरूर पढ़िएगा। पहला है, यू गॉट व्हाट यू लव। आप जो चाहते थे वही पाया है। और दूसरा है, आपने जो पाया है उसे चाहना सीखिए। स्टार्ट लाइकिंग व्हाट यू हैव गॉट। तो या तो आपको, it has to be what you loved that you got and you are the happiest. But the good second is you start loving what you got. नहीं तो आप दुखी रह जाएंगे। जो आज आपके सामने है, जो आपने पाया है, उसे चाहना सीखिएगा। वो कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो मैं कह रहा था कि आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या सॉल्यूशंस जो हैं उसी को चाहते थे, उसी को पाया। दूसरा ये भी हो सकता है कि उसमें भी, इंजीनियरिंग में भी आप वो चाहते थे, उस इंस्टीट्यूशन में चाहते थे, उस देश में चाहते थे, दिल्ली में चाहते थे, फलाना इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चाहते थे। अगर यही चाहते थे तो सबसे बड़ी अच्छी बात है, बधाई हो। जहां आप हैं वही चाहते थे। नहीं चाहते थे तो स्टार्ट लाइकिंग वेयर यू आर। जहां आप हैं उसे चाहना शुरू कीजिए। जो पाया उसे चाहिए या जो चाहा उसे पाइए। इन दोनों के बाहर आप खुश नहीं रह सकेंगे। और जब आप दुखी होंगे तो आप में जो क्षमता है वो भी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमें खुश रहना चाहिए। जब हम खुश होंगे तो हमारे मानस के सभी जो पोटेंशियल है, जो हमारी क्षमता है, वो सब पूर्ण होगी, उसका फल मिलेगा। मगर आप अगर दुखी रहें, डिप्रेस रहें,
चिंता में रहें तो जो आपसे हो सकता था वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका मन इन दुखों से भरा होगा। भय और दुख में आप अपना उत्तीर्ण जो कार्य करदगी है वो नहीं दिखा पाएंगे, आपका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो समाधान यही है, अगर हम इंजीनियरिंग ऑफ बीइंग हैप्पी इन लाइफ में देखें तो ये दो मुझे दिखते हैं, ईदर गेट व्हाट यू लव और लव व्हाट यू हैव गॉट एंड मूव ऑन। और जब आप खुश होंगे फिर दोबारा आपके दिल में उत्साह होगी तो सब कुछ बदलने लगेगा। माने नहीं रखता है कि आप कहां पर हैं, किधर हैं, आपके अंदर की जो बेहतरीन ऊर्जा है, ताकत है, कुव्वत है, वो बाहर निकले। पूरे दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स, फार्माकोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ये मायने नहीं रखता है कि आपके संस्था में क्या है, आपके शिक्षक कैसे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप में वो जोश हो, वो जज्बा हो, वो जुनून हो, तब दुनिया बदलने लगता है। तो मैं जब इंजीनियरिंग के लिए आया था तो बिल्कुल लड़ झगड़ के इसी के लिए आया था। बल्कि मैं ये कहूंगा कि 11वीं कक्षा तक मुझे पता तक नहीं था कि मैं क्या करना चाहता हूं। फिर 11वीं कक्षा में मेरी मुलाकात हुई ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स ऊर्जा, प्रकाश के ज्ञान से, और उसमें मुझे लाइट, लेंसेस, मिरर्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इन सब से मुझे एकदम प्यार हुआ। और मैं पता करने लगा कि मैं इसके बारे में कहाँ ज्यादा अध्ययन कर सकता हूं। तो किसी मेरे अंकल, चाचा ने बताया कि आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगा की तरह। 1 साल बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा। बहुत अच्छी बात थी, खुशी की बात थी, क्योंकि पहले साल में तो सभी ब्रांचेस के बच्चे एक साथ पढ़ते थे। चाहे वो जैसे ब्रांच में जाने चाहते हो, कंप्यूटर साइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, सब एक साथ पढ़ते थे। दूसरे साल में अपना अपना ब्रांच, शाखा चुनते थे। और आप सोच सकते हैं मैं कौन सी शाखा में जाना चाहता था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरा प्यार हुआ था लेंसेज और मिरर्स और प्रकाश और ऊर्जा से। तो इसलिए मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना ही चाहता था, उसीलिए मैंने सारी तैयारी की थी। पर मेरे पिताजी एक दिन पूछने लगे कि हाँ, आपको शाखाएं चुनने हैं, तो कौन सी शाखा चुन रहे हो? मैंने कहा मैं तो मैकेनिकल चुन रहा हूं। उन्होंने कहा ये क्यों मैकेनिकल? मैंने कहा मुझे तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर्स, प्रकाश, इससे प्यार है, इसके बारे में अध्ययन करना चाहता हूं। तो वो बोले बचपना छोड़ो, यहाँ लद्दाख के पहाड़ों में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए कोई स्कोप नहीं है, तुम सिविल करोगे, सिविल इंजीनियरिंग में जाओगे। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गए। ये क्या, मैंने तो ये स्कोप जो आप बता रहे हैं नौकरी का, इसके लिए तो कभी किया नहीं था। मैं तो अपने लेंस के लिए आया हूं। और ये क्या, मैंने भी कह दिया नहीं मैकेनिकल। वो बोले नहीं सिविल, मैकेनिकल सिविल, मैकेनिकल सिविल। और बात यहां तक पहुंची कि अंत में वो बोले अगर तुम वो करना चाहते तो खुद करोगे, मुझसे कोई उम्मीद नहीं करना। ऐसे में कोई तो डर जाता और कहता कि फिर ठीक है पापा, मैं आप जैसा कह रहे हैं वही करूंगा। पता नहीं कहां से क्या भूत सवार हुआ, क्या देविक या दानविक शक्ति आई। मैं उठ खड़ा हुआ और बोला धन्यवाद, फिर मैं खुद करूंगा, और चल पड़ा बाहर।
मगर बाहर तक चले जाना बहुत आसान था। उसके बाद सर पकड़ के सीढ़ियों पर बैठ के सोचने लगा, अब क्या करूंगा। यहाँ तक तो कह दिया 3 साल इंजीनियरिंग के हैं और खर्चा बहुत है और एक पैसा भी नहीं है जेब में, कैसे करूंगा। तब मैं सोचने लगा, मगर करूंगा जरूर, जो दिल में है वही करूंगा, चाहे जो भी हो करूंगा, मजदूरी करूंगा। मगर हाथ देखा तो कुछ खास थे नहीं, दुबला पतला सा था, तो मजदूरी भी तो नहीं कर सकता हूँ, फिर क्या करूंगा। फिर सोचा, हाँ मुझे तो गणित और विज्ञान में बड़ी रुचि है और लद्दाख में मेरे जो भाई बहन हैं उनकी शिक्षा में बड़ी समस्या है, खासकर गणित और विज्ञान में। कितना पीड़ित हैं वो बच्चे, वहां पर उत्पीड़न होता है जब शिक्षक वहां ट्यूशन देने लग जाता है, कक्षा में पढ़ाते नहीं है। तो मैंने सोचा जाके मैं गणित और विज्ञान बच्चों को पढ़ाऊंगा, उससे जो थोड़ी बहुत आमदनी होगी उससे मैं अपना खर्चा लूंगा। तो वापस गया लद्दाख। जब मेरा पूरा कॉलेज औद्योगिक भ्रमण, इंडस्ट्रियल टूर पे जा रहे थे, मैंने उनसे अवकाश मांगा, लद्दाख गया। और देखिए, जब आप करने निकल पड़े तो पूरी कायनात आपको मदद करता है। तो मैंने सोचा करूंगा तो अच्छे स्तर पे करूंगा, मैं कम पैसे लूंगा बच्चों से क्योंकि वो शायद खर्च ना उठा पाए, मगर बहुत से बच्चों को पढ़ाऊंगा ताकि मेरी जरूरत भी पूरी हो। तो 19 साल का था मैं तब, और सोचा एक कोचिंग सेंटर खोलूंगा। तब कोचिंग सेंटर्स का नहीं था कोई चलन, ट्यूशन सेंटर्स का था, जो कि छोटे छोटे बहुत डार्क एंड डिंजी हुआ करते थे। और मैंने सोचा बड़े स्तर पे करूंगा, तो जाके एक होटेलियर से मिला, मैं होटल के मालिक से, और बोला मैं आपका ये होटल किराए पे लेना चाहता हूँ अगले कुछ महीनों के लिए। अब उन्हें पता नहीं था कि मेरे जेब में अगले भोजन का भी पैसा नहीं है। अच्छा हुआ उन्हें नहीं पता था। और 19 साल का एक बच्चा कह रहा है मैं आपका होटल किराए पे लूंगा, वो थोड़े सहम से गए और फिर सोचने लगे शायद कुछ समझता होगा, और वैसे भी सर्दियां हैं, मेरा होटल तो उतना चलेगा नहीं। तो किसी तरह वो बोले ले लीजिए 4-5 महीनों के लिए आप। मैंने कहा मैं 3 महीने के लिए लूंगा। तो निकल पड़ा। फिर मैंने इश्तिहार दिया, मैं स्टेनोग्राफर्स रखना चाहता हूँ, आप चाहें तो ज्वाइन कीजिए, मैं कुछ टीचर्स चाहता हूँ। और फिर सारे शहर में इश्तिहार डाले, और देखते ही देखते बच्चों की भीड़ होने लगी। 2-4 दिनों में तो इतने आने लगे कि जो मैं 1 साल का खर्चा उठाने के लिए आया था, वो उसी 2 महीनों में 3 साल के खर्चा निकल गया। आज के अगर हिसाब से देखें तो कोई 2 महीनों में 5 लाख की आमदनी हुई एक 19 साल के बच्चे को। तो इसे देखकर मेरे तो दिमाग से पैसे का भूत ही उतर गया। तो मैं कहता हूं आई गॉट डीमोनेटाइज लॉन्ग बिफोर इंडिया गॉट डीमोनेटाइज। आई लॉस्ट द क्रेज फॉर मनी। और मुझे ये भी याद है कि जो इस कोचिंग सेंटर का पहला आमदनी था वो अपने माता के चरणों में मैंने प्रस्तुत किया था कि उनके कारण मैं कुछ बना हूं, उन्हें मैं वापस दूं। मुझे नौकरी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा। 19 साल में सेकेंड ईयर में मैं उन्हें अपना ऋण चुकाना शुरू कर पाया। तो इस अनुभव से 2 बड़े बड़े परिवर्तन आए मेरे जीवन में। पहला तो ये कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा तो आप 2 महीनों में 3 साल की भी कमा सकते हैं। कुछ लोगों के काम करने की जरूरत है। तो मुझे एहसास हुआ कि लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू नीड, बट मोर अबाउट व्हाट नीड्स यू। आपको क्या जरूरत है यही नहीं है जिंदगी में, आपकी किनको जरूरत है उसे भी देखना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा ये बच्चे जिन्हें मैं पढ़ा रहा था,
उनको मेरी जरूरत ज्यादा है, क्योंकि ये बेचारे फेल हो रहे थे कक्षाओं में। 10वीं में 95% बच्चे फेल होते थे उन दिनों। तो तब से मैंने ठान लिया कि मैं शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने निकलूंगा, और तब से मेरा सफर हुआ इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से एजुकेशनल सोशल सॉल्यूशंस तक, और धीरे धीरे इंजीनियरिंग भी काम आने लगा, जिसके बारे में मैं कुछ तस्वीरों के साथ आपको कहानी आगे सुनाना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, कभी कभी मैं भूल जाता हूं और फिर जो संदेश है वो गलत चला जाता है कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ। है ना? क्योंकि लोग कहते हैं आप तो पापा से झगड़ के निकल गए, और ये तो कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। तो क्या हुआ और क्या मैं समझता हूँ, खैर कुल 10 साल बाद जब मैं बिल्कुल स्थापित हो गया था जीवन में और बहुत अच्छा काम करने लगा, तो मैं उनसे मिलने गया करीब 10 साल बाद, और बहुत खुशी से हमारी फिर से बन पड़ी है। तो कहना ये चाहता हूं कि जो हमारे अभिभावक हैं, पापा मम्मी, वो होते हैं हमारे जीवन के सबसे बड़े इम्तिहान, टेस्ट। दे आर द टेस्ट ऑफ योर डिटर्मिनेशन, दे आर नॉट योर एनिमीज। वो आपके खिलाफ नहीं है, आपके दुश्मन नहीं है, अच्छा खासा इम्तिहान है आपके पक्के इरादे की। अगर आपका इरादा पक्का नहीं है, आप हवा हवा में ये करूंगा वो करूंगा, तो उनकी एक झाड़ से आपका भूत उतर जाता है, और अच्छा है आपका भूत उतर जाए अगर आपने अच्छे तरह से सोचा नहीं है तो। अच्छा टेस्ट है। जिनका इरादा पक्का नहीं होता है वो पापा के इरादों पे चले, ज्यादा अच्छा है ना, अपना तो पक्का है नहीं। मगर जिनके इरादे बहुत पक्के होते हैं वो निकल पड़ते हैं, और पापा तो फिर बाद में खुश ही होंगे। वो तो आपके खुशी में ही खुशी देखते हैं। जब उन्हें लगता है ये बच्चा सोच समझ के नहीं चल रहा तो वो हावी होते हैं, मगर जब आप बहुत पक्के इरादे के साथ हैं तो फिर आप हावी होते हैं। वो दोनों में खुश रहेंगे, मेरा चला इसमें भी खुश रहेंगे, और मेरा नहीं चला अच्छा हुआ ये नहीं कर पाता जो आज कर रहा है तो भी खुश रहेंगे। तो योर पेरेंट्स आर नथिंग बट अ गुड टेस्ट ऑफ योर डिटर्मिनेशन, एंड लुक एट इट लाइक दिस। ओके। तो